आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ। आर्मी जितना आपको सिखाती है, जितना आपको टीचिंग्स देती है लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, मुझे नहीं लगता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जॉब इतनी वाइड वैरायटी की एक्सपीरियंसेस आपको दे सकती। इसमें हमें ये पता चलता है कि जो प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हो रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या कुछ चीज़ें हमें बार बार हमारे साथ घटित हो रही है, कुछ चीज़ों से हम बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं, कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे यदि हम देखेंगे तो आकाशिक रिकॉर्ड में हमें पता चलता है कि पिछले बहुत सारे जन्मों में ये सारी चीज़ें घटित हुई। ये बुक जो लिखा है मैंने, ये कर्मा फिलॉसफी पे है। किसी भी जन्म में हम जो भी काम करते हैं वो उन कर्मों का लेखा जोखा हमारे हर एक जन्मों के साथ चलता रहता है। यदि हम कर्म की फिलॉसफी की बात करें तो जो भी आपने पाप कर्म किए हैं, जो भी आपने पुण्य कर्म किए हैं, वो सारे आपके जन्मों के साथ चलते रहे। यदि हम भगवान कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात करें तो कृष्ण और रुक्मणी का जो प्यार है वो स्वकीय रस में काउंट करते हैं मुझे। और भगवान कृष्ण का गोपी और राधा के साथ जो प्रेम प्रसंग है वह परकीय रस में काउंट करते हैं। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यदि हम परकीय रस की बात कर रहे हैं तो ये फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं। किसी भी चीज को भूलने के लिए हमें ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का समय लगता है। इसके पीछे रीजन क्या है? हम किसी को क्यों याद करते हैं, हम कैसे याद करते हैं कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, मिलते हैं या किसी चीज को देखते हैं तो उसकी मेमोरी हमारे ग्रे सेल में, हमारे माइंड में वो स्टोर होती चली जाती है। तो जो सेल्स हैं वो मेमोरी को स्टोर करते हैं, और जब हम रेगुलर उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो मेमोरी रिफ्रेश होती चली जाती है। मेमोरी सेल होती है, इनकी जो लाइफ होती है तकरीबन 6 से 7 महीने की होती है। तो वो सेल डिके होते चले जाते हैं, बट रेगुलर मीटिंग से वो फिर दूसरे सेल्स में रिफ्रेश होते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बोलते किताबों के एक और मजेदार एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट अर्चित सैनी, और हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिनकी जिंदगी खुद एक किताब की तरह है। हर पन्ना नए तजुर्बों से भरा हुआ है। आज हमारे पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं कर्नल उपाध्याय, जो लगभग 30 साल तक इंडियन आर्मी के टेक्निकल कॉर्प्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी कई पोस्टिंग ने उन्हें भारत के रंग बिरंगे लोगों और उनकी संस्कृति को गहराई से समझने का मौका दिया है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। कर्नल उपाध्याय न सिर्फ एक अनुभवशाली सैनिक है, बल्कि एक क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर, सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, मेडिटेशन एक्सपर्ट और आकाशिक रीडर भी है। जैसे ये सब काफ़ी नहीं था, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है। इसके अलावा वो एक एमेच्योर गोल्फर भी है। स्पिरिचुअलिटी के प्रति उनका लगाव उनकी लिखी हुई किताब में भी साफ साफ दिखाई देता है। उन्होंने एक ऐसी प्यार की कहानी लिखी जो जन्म, पुनर्जन्म और कर्मा जैसे गहरे कॉन्सेप्ट को छू कर निकलती है। आज हम जानेंगे उनकी किताब के राज, उनका सफर और स्पिरिचुअलिटी के प्रति उनकी रुचि कैसे बनी उनकी किताब का एक अहम हिस्सा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प कहानियां और लेखकों से मिलवाता रहेगा आपका अपना बोलती किताबें। चलिए शुरू करते हैं। उपाध्याय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलती किताबों के एक और मजेदार एपिसोड में। धन्यवाद अर्चित सर। वैसे तो आपका करियर बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग रहा है। आपने मिलिट्री में अपनी सेवाएं दी, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हैं, आप एक आकाशिक रीडर हैं। सब पर बारी बारी से बात करेंगे, पर पहले आपके मिलिट्री करियर से स्टार्ट करते हैं। क्या आपकी इंस्पिरेशन थी और कैसी आपकी जर्नी रही, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए प्लीज। जहाँ तक मिलिट्री कैरियर का सवाल है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मिलिट्री में कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं था जिन्होंने आर्मी या मिलिट्री में ज्वाइन किया था। मैं तो ये कहूँगा कि ये डेस्टिनी था, और इसके चलते मैंने आर्मी ज्वाइन की। मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद जनरली क्या होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हमने आर्मी की भी तैयारी की, और उसके बाद फिर हमने एसएसबी के लिए हमारा जब कॉल आया तो मैं और मेरे एक फ्रेंड दोनों तैयारी कर रहे थे। हम दोनों गए। इनफैक्ट वही मुझे लेकर गए कि चलो आने जाने का, खाने पीने का, घूमने का सारा कुछ फ्री होता है, तो हम लोग देकर आते हैं। एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा और अच्छा एक टेस्टिंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा हमें। तो वहाँ से चले गए हम। इलाहाबाद एसएसबी सेंटर पड़ा था हमारा, और
हम लोग वहाँ पे गए। जैसा कि आपको पता है कि आर्मी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, इट्स अ थॉरो टेस्टिंग प्रोसीजर। ऑलमोस्ट 6 डेज का थॉरो प्रोसेस होता है, जिसमें मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड सबसे बड़ी चीज़ साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और फाइनल डे फिर रिजल्ट बताया जाता है, जिसमें अराउंड 40-50 के आसपास स्टूडेंट एक बैच में जाते हैं। और वो फिर उसमें जनरली 1-2 मैक्सिमम, और कभी कभी पूरा बैच ही वॉश आउट हो जाता है, किसी को भी सेलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो पैरामीटर जो होते हैं उसके अनुसार यदि कोई उन्हें कैंडिडेट नहीं मिलता है तो सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो मुझे याद है उस बैच में हमारे साथ 2 लोगों का हुआ था, एक उसमें मैं था, एक और कैंडिडेट थे। अनफॉर्चुनेटली मेरे फ्रेंड का नहीं हो पाया था। और उसके बाद फिर मेरे पास और भी ऑप्शन थे गवर्नमेंट जॉब के, बट फाइनली मैंने आर्मी ज्वाइन की, आर्मी की ट्रेनिंग की। उसके बाद डिफरेंट जगह पे पोस्टेड रहा। और मेरे मित्र भी उसके बाद उन्होंने आईओसी ज्वाइन किया, और उसके बाद आईओसी के बाद उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया, और आज भी वो सर्व कर रहे हैं। और मैं इस बात का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उनके चलते मैंने आर्मी ज्वाइन की। मतलब कि सर प्री प्लान कुछ नहीं था, प्योर डेस्टिनी थी। इट्स ऑल प्योर डेस्टिनी। और डेस्टिनी रहती है तो ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंटल हो जाती है उन चीज़ों को मिलाने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि आर्मी ही डेस्टिनी था मेरे लाइफ में, तो इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। करेक्ट। तो सर आर्मी जैसे कि एक डिमांडिंग करियर है, बट उतना ही टफ करियर भी है। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग रिटायरमेंट के बाद थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं, बट आपने डिफरेंट फील्ड में वेंचर किया। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हैं, आप आकाशिक रीडर हैं, आपने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है। तो ये आर्मी के रिटायरमेंट के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ सर? आर्मी एक कैरियर जरूर है, जॉब जरूर है, प्रोफेशन जरूर है, बट मेरा ये मानना है कि आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ। आर्मी जितना आपको सिखाती है, जितना आपको टीचिंग्स देती है लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, मुझे नहीं लगता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जॉब इतनी वाइड वैरायटी की एक्सपीरियंसेस आपको दे सकती है। आर्मी में आप डिफरेंट जगहों में डिफरेंट ट्राइंग सिचुएशन में पोस्टेड होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी सोचने समझने की प्रवृत्ति जो होती है, उसकी क्षमता होती है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, जो कि शायद नॉर्मल जॉब करने वाले या नॉर्मल प्रोफेशन में रहते हैं उसमें शायद उतनी बढ़ोतरी नहीं होती है। क्योंकि इस तरह के एक्टिविटी और इस तरह की चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं जो शायद दूसरे प्रोफेशन से टोटली हटकर होता है। यदि मैं अपने आर्मी कैरियर की बात करूं तो ट्रेनिंग के बाद मोस्टली जो मेरी पोस्टिंग्स रही है नॉर्दर्न सेक्टर में रही है, जम्मू कश्मीर में रही है। और 90s की बात करूं तो वो बहुत ही डिस्टर्ब एरिया होता था उस समय। बाहर निकलने पे ये नहीं होता था कि लौट कर आएंगे कि नहीं, कल का सूरज देख पाएंगे कि नहीं। और बहुत सारे लाइव एक्शंस हुए, बहुत सारे इस तरह के सिचुएशन हुए कि धीरे धीरे जो है इन सब चीज़ों से और ये जो एक्सपीरियंस मिलता चला गया, इससे जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी और जो कैपेसिटी है वो डेवलपमेंट होती चली गई। और जो डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन रहा, वहाँ के लोगों से जब भी जहाँ पोस्टेड रहे वहाँ पे, प्लस जो दूसरे देश दूसरे क्षेत्र के जो लोग आते हैं आर्मी में, उनसे बातचीत करने के बाद ऐसा महसूस होता चला गया कि जो लाइफ का एम है वो कुछ और डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। और धीरे धीरे ऑफकोर्स आर्मी में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा अलाइन होता चला गया। मे भी पिछले जन्म के संस्कार रहे होंगे, तो धीरे धीरे इसमें स्टडी करता चला गया और इसमें स्पिरिचुअलिटी और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होता चला गया। और जहाँ तक स्लो डाउन का सवाल है कि रिटायरमेंट के बाद लोग स्लो डाउन हो जाते हैं, तो आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटायरमेंट के बाद भी आपको स्लो डाउन नहीं होने देती है। आप फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली अलर्ट होते हैं, इसलिए आप रिटायरमेंट के बाद भी किसी फील्ड में भी एक्सेल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि रिटायरमेंट के बाद मोस्टली आर्मी ऑफिसर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लेते हैं, किसी न किसी प्रोफेशन को करते हैं, और जहाँ पे भी वो ज्वाइन करते हैं उसमें अच्छी तरीके से उन चीज़ों को करते हैं और एक्सेल करते हैं वो। और आज के समय में आप देखेंगे जितने भी कॉर्पोरेट हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे कि आर्मी ऑफिसर अच्छे लेवल पे हैं और अच्छी तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। तो आर्मी कैरियर के बाद ऐसा नहीं है कि स्लो डाउन होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है सर। आप आकाशिक रीडर भी हैं, ये टर्म मैंने थोड़ा सा पहली बार सुना है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए सर। आकाशिक रीडर क्या होते हैं और ये क्या करते हैं? आकाश जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। आकाश का मतलब होता है स्पेस, ईथर या प्राइमरी सब्सटेंस।
जब ये यूनिवर्स बना तो सबसे पहले स्पेस बना, और जितनी भी चीजें, एक्टिविटी जो भी घटित होती है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड में आती जाती है। यदि मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो आकाशिक रिकॉर्ड जो है, इट्स अ यूनिवर्सल फाइलिंग सिस्टम, जिसमें आपके जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी थॉट प्रोसेस होते हैं, जो भी एक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती चली जाती है। और जो भी सोल के जो इम्प्रेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती चली जाती है, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, और जो भी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होगी उसमें वो रिकॉर्ड में चले जाते हैं। इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्प्रिंट ऑफ एवरीथिंग व्हाट एवर यू डू इन द लाइफ। ओके। यदि आकाशिक रिकॉर्ड की बात करें तो आप इसे इस तरह से समझें कि जैसे एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारे बुक्स होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग एरियाज के बुक होंगे। उस तरह से आकाशिक रिकॉर्ड भी हमारे हर एक लाइफ के पिछले जितने भी लाइफ्स हैं, उन सब का रिकॉर्ड उसमें स्टोर है। जैसे जो बोलते हैं कर्मों का हिसाब। जी हाँ, कर्मों का हिसाब किताब सब कुछ उसमें रिकॉर्डेड होता है। ओके। ये अलग बात है, हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। उसे पढ़ने के लिए हमें अलग की तरह की सिद्धि चाहिए, टेक्निक चाहिए, जो कि ग्रेजुअली डेवलप होती है। और इन सब रिकॉर्ड को भी देखने के लिए, जैसे लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन होते हैं, उस तरह से फिर उनके नीचे एक असिस्टेंट होते हैं, फिर उनके कीपर्स होते हैं जो डिफरेंट सेक्शंस के बुक्स को डिफरेंट सेक्शंस में अलाइन करके रखते हैं, कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। उसी तरह से हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, इनके जो यूनिवर्सल पावर है, वो पूरे रिकॉर्ड की सुपरविजन करते हैं। उनके नीचे फिर असिस्टेंट हो जाते हैं, वो डिफरेंट सेक्शंस को देखते हैं। फिर कीपर्स हो जाते हैं, जो आपके जो भी रिकॉर्ड्स घटित होते जा रहे हैं, उन रिकॉर्ड को कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर उन रिकॉर्ड को डिफरेंट लोकेशंस में संचित करते चले जाते हैं, अलाइन करते चले जाते हैं। अब इन आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ने का जो तरीका होता है या जो इसकी टेक्निक है, वो तो धीरे धीरे आती है और डिफरेंट साधना से आती है। तो इसमें जब हम अपने लिए रिकॉर्ड की पढ़ाई, रिकॉर्ड को जानने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जो प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हो रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या कुछ चीज़ें हमें बार बार हमारे साथ घटित हो रही है, कुछ चीज़ों से हम बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं, कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे यदि हम देखेंगे तो आकाशिक रिकॉर्ड में हमें पता चलता है कि पिछले बहुत सारे जन्मों में ये सारी चीज़ें घटित हुई है, और वो चीज़ें पिछले जन्मों से हम कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हैं। ओके। और यदि हम किसी दूसरे का आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उनके साथ भी जो घटनाएं घट रही है, वो भी पिछले जन्मों के कर्मों के चलते हो रही है। आकाशिक रिकॉर्ड एक हीलिंग टेक्निक तो नहीं है, बट ये आपको गाइड करती है कि आपकी जो पैटर्न है, जो इमोशनल ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, जो इस जन्म में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको कैसे करेक्ट करें, और उसके लिए गाइडेंस देते हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ज़रूरत होती है हमें उस गाइडेंस पे अमल करने की। यदि हम उस गाइडेंस पे अमल करते हैं तो फिर हम उन चीज़ों से, और जो भी इस जन्म में जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, उनसे हम निजात पा पाते हैं। इसको या तो ऐसे कह सकते हैं कि जो हम बुरे काम करते आ रहे हैं उसको बैलेंस आउट करने के लिए वो बताए थे कि आपने इतना आपका कोटा पूरा हो गया है, आप थोड़े से अच्छे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, क्योंकि यूनिवर्स क्या है ना, ये आपको बहुत ही प्यार करते हैं। जो हमारे भगवान होते हैं, तो वो आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देते हैं और आपको बताते हैं कि आपने जो गलतियां की हैं पिछले जन्म में, उसे आपको सुधारने का मौका दिया जा रहा है, आप इसे सुधारिए। फिर भी हम क्या होते हैं कि हम इतने मटेरियलिस्टिक हैं, इतने वर्ल्डली अफेयर्स में इन्वॉल्व रहते हैं कि हम इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करते चले जाते हैं, और जो गाइडेंस और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसे हम समझ नहीं पाते हैं, और समझ करके भी नहीं अमल कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है, हम अपने कर्मों को फिर और बढ़ाते चले जाते हैं, और हम जन्म और बर्थ और रीबर्थ के साइकिल में फंसे रह जाते हैं। करेक्ट। तो सर फाइनली उस क्वेश्चन पर आते हैं जिस क्वेश्चन के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। आपने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है, स्टोरी बहुत ही यूनिक है, पूरी वैसे तो लव स्टोरी है, बट आपने जो फ्लेवर उसमें डाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं इससे पहले बुक के बारे में बात करना स्टार्ट करूँ, आप थोड़ा सा लिसनर्स को उस बुक के बारे में नरेट कर दीजिए, किस बारे में है और क्या बुक है ये बुक जो लिखा है मैंने, ये कर्मा फिलॉसफी पे है। किसी भी जन्म में
हम जो भी काम करते हैं वो उन कर्मों का लेखा जोखा हमारे हर एक जन्मों के साथ चलता रहता है। यदि हम कर्म की फिलॉसफी की बात करें तो जो भी आपने पाप कर्म किए हैं, जो भी आपने पुण्य कर्म किए हैं, वो सारे आपके जन्मों के साथ चलते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छे काम करो सो दैट आपकी जिंदगी सफल हो। कर्म के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि कर्म जो है ये इस तरह से समझे हम कि एक तो संचित कर्म होता है जो हमारे पिछले जन्मों के किए गए कर्मों के फल को दर्शाता है। दूसरा हमारा होता है प्रारब्ध कर्म, जो पिछले जन्मों में किए गए कर्मों को इस जन्म के लिए अलॉट किया गया है, वो हम पिछले जन्म के संस्कार के साथ लेकर आते हैं। तीसरा होता है क्रियमान कर्म, जो जिसे कि हम फ्री विल कहते हैं। इसका मतलब है कि इस जन्म में हम जो भी कर्म करें अपने फ्री विल से कर रहे हैं, वो हमारे कर्मों में अटैच होता चला जाता है। यदि हम अभी भी बुरे कर्म कर रहे हैं तो वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा को बढ़ाता चला जाएगा। यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो जो हमने पिछले जन्मों से जो प्रारब्ध जो बुरे कर्मों का लेकर आए हैं उसे हम नलीफाई करते हैं, लिक्विडेट करते हैं। और फाइनली क्या होता है कि हमारे इस जन्म का क्या उद्देश्य है कि हम जहाँ से आए हैं, जिस यूनिवर्सल पावर से आए हैं, उस यूनिवर्सल पावर में जाकर के दोबारा मिल जाना। क्योंकि हम इस यूनिवर्सल पावर के एक बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होते हैं और हमें ये समय दिया गया है, हमें ये जन्म दिया जाता है कि आपने जो भी कर्म किए हैं उसको नलीफाई करके फिर दोबारा आप जो भी यूनिवर्सल पावर है जिसे हम भगवान कहते हैं वहाँ पे दोबारा आप उनके शरण में आ जाए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में मोक्ष की प्राप्ति कहें या साल्वेशन की अचीवमेंट कहें, तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। तो बेसिकली इस बुक में जो मैंने मेंशन किया है कि आप जो भी गलत काम करते हैं, या रिलेशनशिप की बात करें या किसी भी एक्शन की बात करें, वो फिर आपको यूनिवर्स जो है, भगवान आपको दोबारा मौका देता है उस गलती को सुधारने के लिए। आप इस बुक में देखेंगे कि मैंने 2 जन्मों को लेकर चला है। पिछले जन्म में भी जो इसके मेन कैरेक्टर हैं शिवाय और शिवांगी, पिछले जन्म में भी मिलते हैं, इनमें आपस में रिलेशनशिप डेवलप होता है। हालांकि वो गलत था लेकिन उसके बावजूद भी उनका रिलेशनशिप डेवलप हुआ और फाइनली उनका अंत काफ़ी विवत्स तरीके से हुआ। फिर वो अगले जन्म में आते हैं। इस जन्म में हालांकि दोनों डिफरेंट लोकेशन पे पैदा हुए, डिफरेंट सिचुएशन में थे, बट नियति ऐसी थी कि दोनों फिर एक दूसरे से मिलते हैं और मिलते ही फिर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में आने पे भी उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये गलत है। लेकिन रिलेशनशिप, इनके आपस की जो इमोशनल अटैचमेंट थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि बार बार ब्रेकअप होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से फिर कनेक्ट हो जाते थे। इसलिए मैंने लिखा 7 शॉट्स मीन्स 7 एक्शंस। तो 7 बार ब्रेकअप होने के बाद भी वो एक दूसरे से अटैच होते चले गए, लेकिन फाइनली फिर 7 टाइम्स के बाद फिर वो फाइनली एक दूसरे से डिटैच होकर अलग हो जाते हैं। इसमें आपने रीबर्थ और बर्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करा है। लव स्टोरीज काफ़ी सारी लिखी जाती है, काफ़ी सारी पढ़ी भी जाती है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से है? कुछ आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, किसी ने ऐसी कोई स्टोरी आपको बताई हो? ये सर आइडिया कहाँ से आया था? ये आइडिया तो सेल्फ जनरेटेड है, ऐसा कुछ किसी ने बताया नहीं मुझे, क्योंकि अभी तक के पर्सनल एक्सपीरियंस से या फिर जो भी मैंने नॉलेज गैदर किया है उसके बेसिस पे मैंने ये सारी थ्योरी और जो स्टोरी लाइन है वो बनाई है। ये सब्जेक्ट जो है, जो पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, कर्मा, ये बहुत ही रूट सब्जेक्ट है। लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। जिनको इंटरेस्ट है वो तो पढ़ेंगे, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं पढ़ते हैं। तो इस रूट सब्जेक्ट को थोड़ा सा लाइवली बनाने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये स्टोरी लाइन रखी। तो इसमें मैंने प्रीवियस बर्थ और प्रेजेंट बर्थ, दोनों बर्थ को लेकर चला, उनके बीच का लव रिलेशनशिप को दिखलाया और उसके बाद मैं जो इंसिडेंट होते गए उस पर कमेंट्री करता हूँ मैं, और उसमें प्रीवियस बर्थ, प्रेजेंट बर्थ, बर्थ रिबर्थ के साइकिल, कर्मा थ्योरी, उन सब को कनेक्ट करता हुआ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सो दैट जो रीडर हैं उनकी इंटरेस्ट उसमें बनी रहे। अदरवाइज यदि जिन्हें इंटरेस्ट नहीं होगा वो फिर उसे नहीं पढ़ते हैं। फिर
जो भी एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया, नॉलेज गैदर किया, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग सोसाइटी के लोग हैं, जो लोग हैं, उन्हें इस नॉलेज का थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले। इसलिए मैंने इस तरह से स्टोरी लाइन को डेवलप किया है। ओके, जितनी यूनिक आपकी स्टोरी लाइन है उतना ही यूनिक किताब का नाम भी है, 7 शॉट ऑफ कर्मा। जब मैंने किताब पढ़ना शुरू करी तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि बर्थ रिबर्थ के ऊपर है। मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगा था कि 7 बार उनका बर्थ रिबर्थ हुआ है, बट फिर समझ में आया कि सिर्फ एक ही बार हुआ है। तो ये जो आपने टाइटल चूज किया है 7 शॉट ऑफ कर्मा, इसकी क्या मीनिंग है सर? कर्मा से तो आपको बता दिया, कर्मा थ्योरी हो गया। 7 जो मैंने नंबर लिया है, 7 एक बहुत ही यूनिक नंबर है। यदि मैं 7 के कैरेक्टरिस्टिक के वजह में बात करूं तो 7 को लव से कनेक्ट किया जाता है, 7 को कंप्लीशन से कनेक्ट किया जाता है, 7 को स्पिरिचुअल नॉलेज से कनेक्ट किया जाता है। यदि मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो आप देखेंगे 7 नंबर जो है बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे एक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें कि जब हमारी शादी होती है तो हम 7 फेरे लेते हैं, हम 7 वचन लेते हैं। नेचर से जब कनेक्ट करते हैं तो आप देखें कि 7 प्लैनेट्स हैं, 7 कलर्स इन रेनबो है। तो और यदि ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में इसे 7 को काफ़ी बार यूज़ किया इन्होंने, जैसे 7 रेसेस हैं, 7 वर्ल्ड्स हैं, 7 प्लैनेट्स हैं, 7 सूर्य देव जो है वो 7 घोड़ों के रथ पे चलते हैं, और 7 हेवेंस हैं, 7 हेल्स हैं। इस तरह से ऋग्वेद में काफ़ी बार 7 को यूज़ किया है इन्होंने। और यदि हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म में जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो उसके 7 दिन के बाद ही उनकी मदर का डेथ हो जाता है। जन्म के बाद ही उन्होंने 7 स्टेप्स लिए थे। और यदि उनके बेसिक फिलॉसफी की बात करें तो उन्होंने 7 फैक्टर्स ऑफ इनलाइटनमेंट को मेंशन किया है। तो वहाँ पे भी उन्होंने 7 फैक्टर्स को यूज़ किया है। यदि हम मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम रिलीजन में भी आप देखेंगे 7 को यूज़ किया है इन्होंने। कुरान यदि आपने पढ़ा होगा तो उसके फर्स्ट चैप्टर में ही 7 वर्सेस उन्होंने डाले हैं। और 7 हेवन की बात करते हैं, 7 गेट्स ऑफ हेल की बात करते हैं, और जब काबा जाते हैं तो उसकी 7 बार परिक्रमा करते हैं वो। इस तरह से क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उनके कॉन्सेप्ट में भी ये कहते हैं कि गॉड ने इस दुनिया को 7 डेज में बनाया। ओके। उनकी एक बुक है द रिवोल्यूशंस ऑफ बुक जो है, उसमें भी वो कहते हैं कि 7 चर्चेज हैं, 7 सीन्स हैं, 7 पर्गेटरी हैं, 7 और इस तरह से वो बहुत सारे 7 के ऊपर वहाँ पे भी मेंशन किया गया है। मैथमेटिकली भी देखें तो 7 एक बेसिक प्राइम नंबर है विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली एंड 1 ओनली। 7 एक स्मॉलेस्ट हैप्पी नंबर है। हैप्पी नंबर का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में होता है। प्लस एक ज्योमेट्रिक फिगर है जिसे सीड्स ऑफ लाइफ कहते हैं, उसमें भी 7 सर्कल्स बनाए हुए हैं। तो इस तरह से 7 का यूज जो है एक कंप्लीशन के रूप में भी लिया जाता है कि यदि 7 हो गया तो इसका मतलब वो कंप्लीट है। तो इसलिए भी मैंने 7 को चूज किया। 7 शॉट्स ऑफ कर्मा मैंने बुक के टाइटल रखे। इंटरेस्टिंग। आपने अपनी बुक के स्टार्टिंग में ही लव को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्रक्रिया रस और स्वकीय रस। इसके बारे में सब थोड़ा बता दीजिए। स्वकीय रस जो है ये जो लीगली वेडेड हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके बीच का होता है। ओके। और परकीय रस जो है ये जो लीगली वेडेड नहीं है उनके बीच का लव रिलेशनशिप होता है। मनुष्य के जीवन में जैसे जनरली कहते हैं कि 12 भाव होते हैं, उसमें से ये 2 भाव हैं। डिफरेंट रिलेशनशिप में डिफरेंट इमोशंस और भाव होते हैं। यदि हम भगवान कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात करें तो कृष्ण और रुक्मणी का जो प्यार है वो स्वकीय रस में काउंट करते हैं मुझे। और भगवान कृष्ण का गोपी और राधा के साथ जो प्रेम प्रसंग है वह परकीय रस में काउंट करते हैं। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यदि हम परकीय रस की बात कर रहे हैं तो ये फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं करते हैं। ये बताना जरूरी है सर। ये इसमें क्या है कि ये डिवाइन लव की बात करते हैं। यदि कृष्ण जिस तरह से राधा और गोपियों के साथ प्रेम प्रसंग किया करते थे तो ये फिजिकल प्रेम प्रसंग नहीं था, ये डिवाइन लव था, ये ट्रांसेंडेंटल लव था।
और ऐसा मानना है कि गोपियां और राधा ये कृष्ण या कृष्ण कॉन्शियसनेस ये उनके ही पार्ट थे और वो प्रेम प्रसंग करके वो उसमें ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो स्वकीय रस प्रकीय रस स्वकीय रस से ऊपर माना गया है, क्योंकि इसमें आप किसी थर्ड पर्सन को जब प्यार करते हैं विदाउट एनी फिजिकल अटैचमेंट तो ऑब्वियसली ये स्वकीय रस से ऊपर है, क्योंकि आप बिना किसी मोटिव, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी सोच विचार के आप उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि उसके बदले आपको कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन यह प्यार, प्रेम ये स्वतः ही आपके अंदर से जागृत होता है। तो परकीय रस ये स्वकीय रस से ऊपर होता है, लेकिन ये समझने की बात है कि ये फिजिकल अटैचमेंट नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। आपने अपनी बुक में एक साइकोलॉजिकल फैक्ट यूज किया है कि अगर हम सुबह सो के उठते हैं और हमें किसी पर्सन का चेहरा दिखाई देता है या उसकी याद आती है तो उसको भुलाने में 7 से 8 महीने का समय लगता है और कंप्लीटली उसको भुलाने में करीब 7 साल का समय लगता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये एक्चुअल है या आपने जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए यूज किया है? नहीं, ये एक्चुअल है। एक्चुअली क्या होता है साइंटिफिकली, अभी आप यदि इसकी स्टडी करेंगे तो किसी भी चीज़ को भूलने के लिए हमें ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का समय लगता है। इसके पीछे रीजन क्या है? हम किसी को क्यों याद करते हैं, हम कैसे याद करते हैं कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, मिलते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी मेमोरी हमारे ग्रे सेल में, हमारे माइंड में वो स्टोर होती चली जाती है। तो जो सेल्स हैं वो मेमोरी को स्टोर करते हैं और जब हम रेगुलर उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो वो मेमोरी रिफ्रेश होती चली जाती है। मेमोरी सेल होती है, इनकी जो लाइफ होती है तकरीबन 6 से 7 महीने की होती है। तो वो सेल डिके होते चले जाते हैं, बट रेगुलर मीटिंग से वो फिर दूसरे सेल्स में रिफ्रेश होते रहते हैं। Okay. और यदि किसी से आपने 7 महीने तक नहीं मिला, वो मेमोरी तो स्टोर थी बट वो डिके हो गई, वो रिफ्रेश नहीं हुई, तो धीरे धीरे आप भूलने लगते हैं। आपने भी बहुत बार महसूस किया होगा कि पिछले 5-6 महीने से जिसे नहीं मिला उसकी यादें कम होती चली जाती है, धूमिल पड़ती चली जाती है, फेंट सी हो जाती है। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, और भी समय गुजरता है, जैसे 7 ईयर्स यदि निकल गए तो उसकी यादें कंप्लीटली धूमिल हो जाती है। आपको बहुत वेग सा चेहरा दिखाई देगा, आपको लगेगा शायद सामने मिल जाए तो मैं शायद पहचान भी ना पाऊँ। आपको जैसे बचपन की यादों में आप यदि जाते हैं और उसके बाद दोबारा उस जगह को आपने विजिट नहीं किया है तो आपको बहुत ही वेग सा उस जगह की पिक्चर दिखाई देगी। बहुत सी जो उस समय के लोग थे, जो उस समय के बचपन के दोस्त रहे होंगे, तो उनकी यादें बहुत ही धूमिल सी होगी, चेहरा भी बड़ा हल्का हल्का सा दिखाई देगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम भूलते चले जाते हैं। और यदि उनसे आप रेगुलर कांटेक्ट में हैं, जनरली बातचीत करते हैं, मिलते रहे हैं, तो फिर आपको यादें रिफ्रेश होते रहती है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि 7 मंथ्स या 7 ईयर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये मेमोरी के लिए बहुत ही स्ट्रांग और माइलस्टोन माना जाता है इसको। इसमें 777 का भी एक रूल होता है, जैसे 7 वीक्स में यदि आप डेट्स पे जाते हैं, 7 मंथ्स में आप नाइट्स आउट के लिए जाते हैं, एंड 7 मंथ्स में आप हॉलीडे ट्रिप पे जाते हैं, ये 777 का रूल मेमोरी को रिफ्रेश करते रहता है। ओके, ऐसा भी कुछ है? या ग्रेट, ठीक है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आप एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। अगला क्वेश्चन कुछ उसी से रिलेटेड है सर। आपने अपनी बुक में ये बताया है कि योगा इज नॉट जस्ट फॉर एक्सरसाइज। योगा का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योगा का मतलब है अपने माइंड को ट्रेन करना। इससे जो आपने स्टेटमेंट यूज किया है इसका मतलब बता दीजिए सर, क्या है? देखिए, योग जो है ये बहुत ही पुरानी पद्धति है। जब से मैनकाइंड स्टार्ट हुआ है, जब से सोसाइटी बनी है, तब से योग का प्रचलन चलता आ रहा है। और जो योग को सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इस दुनिया को दिया है, जिसे हम योग के पिता कहते हैं, फादर ऑफ योग कहते हैं, वो महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि ने एक बुक लिखा है जो सूत्रा ऑफ महर्षि पतंजलि है। उसमें उन्होंने बहुत सारे सूत्र लिखे हैं। उसमें उन्होंने योग को एक्सप्लेन किया है, योगश्चित वृत्ति निरोधा। इसका मतलब है कि रिस्ट्रेनिंग द माइंड स्टफ, दैट इज द चित्त, फ्रॉम टेकिंग वेरियस फॉर्म, दैट इज द वृत्ति। तो चित्त को वृत्तियों के रोकना ही योग है। लेकिन जनरली हम क्या समझते हैं, योग को फिजिकल पोस्चर के फॉर्म में ही योग को समझते हैं। यदि कोई अच्छा पोस्चर कर रहा है तो हम उसे योग
अच्छा योगी मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। योग का जो फिलॉसफी है उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। उसको इस तरह से समझें कि जो हमारी आंखें हैं, हम कहते हैं हम आंखों से देखते हैं, योग में ऐसा नहीं मानते हैं। योग में जो इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है उसके अनुसार यह है कि योग एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ विजन है, एक देखने का माध्यम है, कंप्लीट ऑर्गन नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आंखें खुली होकर भी सो जाते हैं, बहुत बार खुली हुई आंखें, तो क्या वो देख रहे होते हैं? सामने आप है, पिक्चर है, लाइट है, सब कुछ है, बट वो उस समय देख नहीं पाते हैं, देखते नहीं है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो जन्म से ब्लाइंड है उनकी आंखें तो नहीं है, देख नहीं पाते हैं, बट चीजों को देख लेते हैं, वो महसूस कर लेते हैं। तो कैसे देख लेते हैं? आंख एक माध्यम है, और जो आंख चीजों को देखता है उसे प्रोजेक्ट करता है माइंड में, माइंड फिर उस चीज को देखता है, वहां पे उसकी पिक्चर बनती है। सब कुछ एनालाइज करने के बाद उसके बाद क्या होता है कि ये पिक्चर, और यदि इन दोनों मीडियम को एक तीसरी एलिमेंट होती है कनेक्टिंग नर्व, कनेक्टिंग जॉइंट्स बोले, कनेक्टिंग लिंक बोले, वो इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो जब ये तीनों चीजें मिलती है, आंख, कनेक्टिंग नर्व्स एंड द माइंड, तब उस चीज को हम देख पाते हैं, उसकी पिक्चर हमें बनती है। बट माइंड क्या है, उसे एनालाइज नहीं कर पाता है। माइंड सिर्फ देख सकता है, उसमें कोई इमोशन नहीं होता है। उसके पीछे क्या होती है, हमारी एक डिटर्मिनेटिव फैकल्टी है जिसे हम बुद्धि कहते हैं। जब ये प्रोजेक्शन को, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है बुद्धि को, तब उसमें इमोशन पैदा होता है। वो इमोशन फिर आपको बताता है कि क्या भाव है। अच्छे भी हो सकते हैं भाव, खराब भी हो सकते हैं। सिंपली मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि जैसे आपके पास कोई अच्छी सी गाड़ी है, एक सुंदर सी कार है, तो आपको देखकर उसे हमेशा एक अहम के भाव उत्पन्न होता है कि मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है। ये अहम का भाव माइंड नहीं उत्पन्न करता, ये बुद्धि उत्पन्न करती है। ओके। क्योंकि वो गाड़ी तो दूसरे लोग भी देख रहे हैं, बट उनमें वो भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है जो आप में हो रहा है। तो आपके पीछे जो बुद्धि है वो उस भाव को उत्पन्न कर रही है। और ये जो इमोशन पैदा होता है, ये फिर फर्दर उसके पीछे जो हमारा ट्रू सेल्फ होता है, जिसे हम सोल कहते हैं, ये उसे फिर देते हैं। सोल फिर उस चीज को, उस भाव को इंटरप्रेट करता है। तो अभी जो हमारी अंतःकरण हो गए, जो इंटरनल इंद्रियां हो गई, वो हमारी मन, बुद्धि और अहंकार, जो भाव उत्पन्न हुआ, ये तीनों मिलकर अंतःकरण हो जाते हैं। ये तीनों चीजें चित्त कहलाती है। तो चित्त का सिंपल अर्थ माइंड नहीं हुआ, ये तीनों चीजें मिलती है, जो इमोशन पैदा हुआ वो चित्त होते हैं। और जो भाव पैदा हो रहा है वो वृत्ति हो गई। जो वेरियस थॉट फॉर्म्स आए, जो वेरियस थॉट्स आए हमारे चित्त में, वो फिर वृत्ति हो जाती है। इसे आप दूसरे तरीके से भी समझें। यदि कोई लेक है, पॉन्ड है, यदि आप उसके बॉटम को देखना चाहते हैं, उसके तल को देखना चाहते हैं, तो फिर तभी देख सकते हैं जब उसमें कोई वेव्स ना हो, उसका पानी एकदम क्लियर हो। यदि हम पानी में पत्थर मारते हैं तो वेव्स उत्पन्न होते हैं, तो हम उसके बॉटम को नहीं देख पाते हैं। जितनी गंदगी डालते चले जाएंगे उतना ज्यादा हम उस चीज को नहीं देख पाते हैं। ये पॉन्ड क्या है, ये चित्त हो गया। और नीचे का बॉटम जो है, ये हमारा ट्रू सेल्फ हो गया, सोल हो गया। तो हमारे जीवन का उद्देश्य हमारे बॉटम को देखना, हमारे ट्रू सेल्फ को देखना है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें जो ऊपर का पानी है, या जो हमारी वृत्तियां हैं, थॉट प्रोसेस हैं, उसको कंट्रोल करना। पानी में वेव्स नहीं होने चाहिए। और जो हमारे अंदर गंदगी है, मड है, उसे क्लियर करना। ये दोनों चीजें जब क्लियर होगी तो फिर हम अपने बॉटम को, अपने ट्रू सेल्फ को, सोल को हम देख पाते हैं। लेकिन इस वर्ल्डली अफेयर में रहने पे क्या होता है कि हम डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट तरह के
लोगों से मिलते हैं, तो हमारी मेंटालिटी, हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होते रहते हैं। अभी कुछ लोगों की जो थॉट प्रोसेस होते हैं, कुछ लोगों के चित्त होते हैं, वो तमस हो जाते हैं। तमस मीन्स वो हमेशा दूसरे के लिए नेगेटिव सोचते हैं, दूसरे को हमेशा इंजर करने की बात करेंगे, कैसे इससे नुकसान पहुंचाए। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो रजस होते हैं, जिन्हें की लाइफ में पावर चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, मटेरियल वर्ल्ड चाहिए, वो उसी थॉट प्रोसेस में लगे रहते हैं। तो फिर वो अपने बॉटम सेल्फ को कभी देख ही नहीं पाते हैं। तीसरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो कि सात्विक होते हैं, वो सेरेनिटी और कामनेस में रहते हैं। तो उनके इतना ज़्यादा शांत स्वभाव होता है, उनके ऊपर कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता, कोई वृत्तियाँ नहीं होती, तो वो फिर अपने ट्रू सेल्फ को देख पाते हैं। तो योग जो है, ये जो बाहर की वृत्तियों है उनको रोकने का प्रोसेस करना ही योग है। और जो अपनी बाहर की जो सोच है उसको इनवर्ट की जर्नी स्टार्ट करना ही योग की स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं हम। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सिद्ध योगी होते हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनको अपने थॉट प्रोसेस पे इतना कंट्रोल होता है कि वो बैठे बैठे ही समाधि लगा लेते हैं। मीन्स शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं, उनके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस नहीं चलता है। ये हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। हम कहीं भी बैठे रहते हैं बट हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, थॉट प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम शून्य की स्थिति में पहुंचते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसी को योग बताया है, और योग के लिए उन्होंने अष्टांग योग की टेक्निक बताई है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आप देखेंगे समाधि सबसे लास्ट स्टेज है। मीन्स समाधि की स्टेज में यदि हम पहुंच जाते हैं तो फिर हम अपने जिस ओरिजिन से आए हैं उस ओरिजिन से मिल जाते हैं। वही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और योग हमारे जीवन के उद्देश्य को ही बताता है। आप इसमें देखेंगे कि यम, नियम, आसन, आसन फिजिकल पोस्चर है, ये तीसरे स्थान पे आता है, मतलब बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे है। आसन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब फिर हमारी योग की असली जर्नी स्टार्ट होती है। बट ये जरूरी है कि योग की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए फिजिकली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। जब मैंने योग की जर्नी स्टार्ट की थी, बहुत ही रिसेंट समय में किया है, तो मैंने योग की एक टेक्निक होती है कुंडलिनी जागरण की, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया। तो उसके डिफरेंट टेक्निक होते हैं, उस टेक्निक मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक, उसे कंट्रोल करके जो हमारे शरीर में जो 7 चक्रास हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, सहस्रार, इस तरह करके हमारे 7 चक्रास होते हैं जिसे हम एक्टिवेट करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट इमोशन, डिफरेंट डिफरेंट एक्शन से कनेक्टेड होते हैं। तो उस चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो आपको उस चक्र से रिलेटेड जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उस पर आपको कमांड कंट्रोल हो जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जब 7 चक्रा को एक्टिवेट कर देते हैं, सहस्रार चक्रा जो होता है हमारे सर के सबसे ऊपर होता है, तो ऐसा मानते हैं कि आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से और गॉड से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने भी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू की, और कुछ समय करने के बाद, कुछ दिनों के बाद, वन फाइन डे आई रियलाइज कि टेक्निक करते करते, मेडिटेशन करते करते मेरी कंप्लीट बॉडी जो है वाइब्रेट करने लगी। ऐसा लगा कि मेरे पूरे शरीर में करंट फ्लो कर रहा है और मैं हवा में उड़ रहा हूँ, और मुझे पता नहीं मेरा शरीर कहाँ है, मैं किधर हूँ। टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मैं अपने शरीर से। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन होगी, और आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद फिर इमीडिएटली मैंने मेडिटेशन रोक लिया था। उसके बाद फिर मैंने जब स्टडी की कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, देन आई रियलाइज कि कुंडलिनी एक इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपके अंदर ही होती है। जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो फिर आपकी बॉडी उसको सस्टेन करने के लिए फिजिकली और मेंटली एक्टिव होनी चाहिए। यदि वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी तो फिर बॉडी उस वाइब्रेशन को आपसे कनेक्ट नहीं कर पाती है, और आपके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपको कुछ भी हो सकता है, मेंटल, फिजिकल, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले
अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग करें, सो दैट जो भी एनर्जी डेवलप होती है, चाहे कुंडलिनी हो या और भी मेडिटेशन से और भी एनर्जी जो भी डेवलप होती है, उसको सस्टेन करने के लिए बॉडी कंप्लीटली और फुल रूपेन तरीके से तैयार हो। तो उसके बाद फिर मैंने योग के फिजिकल आश्चर्य और मेडिटेशन उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। तो उसके बाद से आई फील कि अब समय है कि मुझे और योग में आगे की जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। हमें जितना पता है वो तो यही पता है कि योग का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज है, बट बड़ा ही वास्ट टॉपिक है, इसमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है जी। वापस से आपकी बुक पर आते हैं सर। आपकी बुक में 2 मेन कैरेक्टर हैं, शिवाय और शिवांगी। तो शिवाय के साथ क्या हुआ एंड में, ये आपने मेंशन किया है बुक में कि वो वापस अपने गांव चले जाते हैं, वहाँ पे जाके फिर से अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। बट शिवांगी के साथ क्या हुआ ये आपने मेंशन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट में मुझे किताब थोड़ी सी अधूरी लगी। तो आप ही बता दीजिए सर, वो ऐसा क्यों था कि आपने शिवाय के बारे में तो मेंशन किया बट शिवांगी के बारे में मेंशन नहीं किया? शिवांगी के विषय में ऐसा है कि अभी ये नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चलेगा, क्योंकि शिवाय तो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में था, ऑफकोर्स शिवांगी भी है, लेकिन शिवांगी बीइंग अ लेडी, आज के समय में यदि मैं कंपेयर करूं तो लेडी जिस तरह से पहले की तरह ट्रेडिशनल सोसाइटी तो रही नहीं, आज के समय में वो भी पढ़ाई करती हैं और इक्वली कैपेबल है। तो आज के समय में वो भी उतना ही काम कर रही हैं जितना कि मेल कर रहे हैं। बट जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्बैलेंसेज उनके लाइफ में आती है वो शायद मेल के लाइफ में नहीं आती है। तो नेक्स्ट जो मेरी बुक है वो शिवांगी पे बेस्ड होगी, या कहें तो मुझे ऐसे महिलाओं पे बेस्ड होगी जो आज के समय में ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रही है, घर भी देख रही है, बाहर काम भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही है, और बीइंग अ वर्किंग लेडी मेंटल और इमोशनल इम्बैलेंस से भी गुजर रही है, क्योंकि वर्क प्लेस पे भी उनके साथ प्रॉब्लम होती है, घर में आने पे भी प्रॉब्लम होती है, बाहर लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है। तो जिस तरह के ट्रांजिशनल फेज से आज के समय में हमारी महिलाएं गुजर रही है, उनके मेंटल स्टेट को दिखाते हुए मेरी नेक्स्ट जो बुक आएगी उसमें शिवांगी एज ए कैरेक्टर लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, और उसमें मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा, उसमें ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आज के समय के जो चैलेंजेस है उसको कैसे आज की महिलाएं उनको टैकल करें, और जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम उनको आ रही है उनको किस तरह से टैकल करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि मेरा मानना है कि आज के समय में कोई भी महिला किसी भी तरीके से पुरुष से कम नहीं है, बिल्कुल, और ज़्यादा ही स्ट्रांग है, क्योंकि उनको क्रिएशन और जननी माना गया है। तो इसलिए उनको उनके ऊपर बेस्ड होकर मेरी नई किताब जो भी आएगी वो उनको लेकर आएगी। ग्रेट। आपने जो भी इवेंट डिस्क्राइब किए हैं वो बड़े ही क्रिएटिव तरीके से किए हैं। जो आपने लैंग्वेज यूज़ करी है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करी है। तो अगला सवाल मेरा ये है कि जो नए एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, अगर वो किताब लिखना चाहते हैं और किताब लिख रहे हैं तो उनके लिए क्या एक एडवाइस होगी ताकि वो अपनी किताब को और ज़्यादा बेहतर बना सके? बुक लिखने का ऐसा है कि मेरा मानना है कि कोई भी बुक लिख सकता है, लेकिन बुक लिखने के लिए मैं ये कहूँगा कि जो भी बुक लिख रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करें और उस टॉपिक को लेकर फिर आगे बढ़ें। उसको उस पर जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको रिसर्च करें, सही तरीके से उसे उस डॉट को कनेक्ट करें और एक पैरेलल स्टोरी लाइन लेकर चले, सो दैट यदि वो टॉपिक यदि थोड़ा रूड है तो उस टॉपिक उस स्टोरी लाइन से वो इंटरेस्ट बना रहता है और वो अपने मैसेज कन्वे कर पाते हैं सोसाइटी में। हाँ, ये जरूर है कि जिस भी लैंग्वेज में लिखे हैं, हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में आप लिखते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, वोकेबलरी सही तरीके से यूज़ करें और कोई भी बुक को लिख सकते हैं। बड़ा मज़ा आया सर आपके साथ बात करके, और मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है आपकी दूसरी किताब का जो शिवांगी के ऊपर आप लिख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अर्चित, एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आशा करता हूँ फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल सर। तो ये थे उपाध्याय सर, इनकी जो किताब है वो लव स्टोरी बेस्ड है। अगर आप कोई लव स्टोरी पढ़ना चाहते हैं विद ए यूनिक फ्लेवर तो ये किताब आप ही के लिए है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई किताब के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।